नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री हब के डिजिटल ई प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, जो एग्री हब में क्या चल रहा है, भूचाल चल रहा है। तो भूचाल जो टेस्ट सीरीज है, इसका जो जो वर्तमान में अब जो आज टेस्ट हुआ है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वीडियो सोल्यूशन करेंगे। तो भूचाल टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पता ही है, जैसे हम लोग 4-5 टेस्ट पीछे भी कर लिए, तो उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, राजस्थान जीके कहते हैं, या फिर राजस्थान का सामान्य अध्ययन है। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि 3 बोलियां दे रखी है। राजस्थान कला संस्कृति से प्रश्न है, जो भाषा और बोलियां टॉपिक है। तो इसके अंदर प्रश्न है कि तोरावाटी और काठेड़ी और राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है, वह संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? तो इसका संबंध हाड़ौती से नहीं होगा, इसका मेवात से नहीं होगा, इसका मालवा से नहीं होगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ढूंढाड़ क्षेत्र से हो जाएगा। अब देखिए, अब इसकी सारी जो जो एनालाइज करते हैं। तोरावाटी बोलिए, तोरावाटी बोलिए आपको पता है, तोरावाटी बोलिए वह कांतली नदी का प्रवाह क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। जो सीकर और झुंझुनू के अंदर कांतली नदी बहती है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। और जो काठेड़ी बोली है, यह दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। और जो राजावाटी बोली है, वह जो पूर्वी जयपुर का भाग है, उस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी बोली जाती है। इस प्रकार से ये तीनों की तीनों जो बोलियां हैं, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? ढूंढाड़ क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए। तो इनको तीनों का संबंध ढूंढाड़ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है, यानी कि 3 तो सही है और एक क्या है, इनके अंदर गलत हो जाएगा, असुमिलित है। एक साइड में तो क्या दे रखी है आपको? ग्रंथ दे रखी है, और एक साइड में इनका जो रचनाकार या फिर रचयिता। तो ग्रंथ का पहले ग्रंथ का नाम है मानचरित्र रासो, तो इसका जो रचयिता है वह कौन है? कवि नरोत्तम है। दूसरा है छत्रपति रासो, तो इसका रचनाकार कौन है? काशी छत्राणी। और जो ललित विग्रह राज है, इसका रचयिता नरपति लाल नहीं हो जाएगा, इसका जो रचनाकार है वह कौन हो जाएगा? सोमदेव हो जाएगा। तो इसका रचनाकार कौन हो जाएगा? सोमदेव है। नरपति नाल है, याद रखिएगा, विग्रह राज या फिर विसल देव चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ या फिर विसल देव जो था, इसके दरबारी 2 विद्वान थे। वैसे तो बहुत थे, लेकिन मेनली एक तो था नरपति नाल है और एक का नाम था सोमदेव। इन दोनों ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक व्यक्ति जो नरपति नाल है, इसने ग्रंथ लिखा था विसल देव रासो, जिसके अंदर विसल देव के युद्धों का वर्णन मिलता है। लेकिन जो ये ललित राज नामक ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। और जो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयनक भट्ट ने। लेकिन पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है, वो किसने लिखा था? वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। तो याद रखना, निम्नलिखित में से ऐसे जो सुमिलित कथन है, वो कौन सा हो जाएगा? ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। नरपति नाल ने तो कौन सा लिखा था? विसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है गुरु जी, अगला देखिए। तो अगला है प्रश्न, आपकी स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और सही उत्तर है वो आप सोच लो। तो प्रश्न है, किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ कहलाती है? यानी कि ऐसे राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी भी है और सबसे क्या कहलाती है? प्राचीन भी कहलाती है। तो ऐसे हमारे राजस्थान के कौन से लोक देवता हो जाएंगे? तो ऐसे हमारे लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी है, इनका जो मूल मंदिर है वो तो बना है गोठ दंडावर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, देवमाली ब्यावर अजमेर, ऐसे कुछ स्थानों पर मंदिर है। और देवनारायण जी, इनको आपको पता है, मंदिर के अंदर छाछ दलिया भोग लगाया जाता है, इसलिए मीठे मामा की श्रेणी में भी आते हैं। और देवनारायण जी है, इन देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ के ऊपर क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कहलाती है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रसंगों वाली फड़ है, वो किनकी है? देवनारायण जी का। राजस्थान के अंदर जो सबसे प्राचीन बोल दीजिए, सबसे ज्यादा प्रसंगों वाली बोल दीजिए, सबसे बड़ी बोल दीजिए, या फिर सबसे छोटी बोल दीजिए, तो ऐसी फड़ है वो किनकी है? देवनारायण जी के। इनकी फड़ के ऊपर जितने भी लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं में सबसे पहले देवनारायण जी के फड़ के ऊपर 1992 के अंदर 1992 के अंदर क्या होता है? इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाता है। और एक चीज याद रखना, देवनारायण जी की खुद के ऊपर उनके खुद के ऊपर 2011 के अंदर क्या की थी? डाक टिकट जारी की थी। लेकिन देवनारायण जी फड़ के ऊपर 1992 के अंदर 500 रुपए की क्या होती है? डाक टिकट जारी होती है। इसलिए ये राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा प्रसंगों वाली फड़ कहलाती है। अब इसी से जोड़कर एक चीज याद रख लो, राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय या फिर पॉपुलर फड़, वो किसकी कहलाती है? वो कहलाती है पाबूजी महाराज की। और पाबूजी को क्या माना जाता है? पाबूजी को राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये हो जाएगा देवनारायण जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 79 नंबर। इस प्रकार से आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, एक बार इसको आप देख लो भाई। निम्नलिखित कथनों में से शीतला माता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यानी कि जो शीतला माता है, इनके बारे में 3 तो कथन क्या है? सत्य है, बट एक कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक एक करके चेक करते हैं।
शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बना है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग के अंदर जलेब चौक है, उसके अंदर क्या बना है? माता का मंदिर। ये बात एकदम बिल्कुल राइट है। यह कछवा राजवंश की क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है। अब एक चीज याद रखना, क्लासरूम में तो वैसे ही बहुत बार बता दिया भाई, एक तो होता है आराध्य देवता, एक होती है एक होती है आराध्य देवता बोल दीजिए या फिर आराध्य देवी बोल दीजिए, एक होता है कुल देवता या फिर कुल देवी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुल देवता उसको बोलते हैं जिसका हमारे कुल के अंदर या फिर हमारे परिवार के अंदर या फिर हमारे वंश के अंदर जिसका जन्म हुआ हो और आगे जाकर कालांतर में उसको पूजा जाने लगे, तो वह क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। लेकिन आराध्य देवता या फिर आराध्य देवी किसको बोलते हैं? जिसके प्रति हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है? श्रद्धा होती है, जिसके प्रति सबसे ज्यादा हमारा विश्वास होता है, वो क्या कहलाता है? आराध्य देवता या फिर आराध्य देवी। आपके पिता की आराध्य देवता या फिर आराध्य देवी अलग हो सकती है और आपकी आराध्य देवता या फिर आराध्य देवी अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप मानते हो हनुमान जी को, लेकिन आपके पिता है वो किसको मानते हैं? भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो आपके आराध्य देवता अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल देवता या फिर कुल देवी वो एक ही होगी। तो याद रखना, कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी वो तो कौन सी माता कहलाती है? शीतला माता। लेकिन जो कछवा राजवंश की जो कुल देवी है वह कौन सी माता कहलाती है? जम्बुवाई माता कहलाती है। ये थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, वो आप याद रखना। तो ये कछवा राजवंश की आराध्य देवी बिल्कुल सही बात है। अगला, इनकी मूर्ति मिर्जा राजा जय सिंह पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। इनकी मूर्ति वो पूर्वी बंगाल से जरूर आई थी केदार नामक राजा को पराजित करने के बाद में, लेकिन वो मूर्ति वो मिर्जा राजा जय सिंह नहीं लेकर आया था। वो मूर्ति कौन लेकर आया था? मिर्जा राजा मान सिंह लेकर आया था। और ये मिर्जा राजा मान सिंह कौन है? ये मिर्जा राजा मान सिंह जो आमेर के अंदर जो राजा हुआ था जिसका नाम था बारमल। बारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और सबसे पहले मुगलों के साथ में राजस्थान में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? बारमल था। उसका बेटा होता है जिसका नाम था भगवान दास या फिर भगवान दास, और उसका बेटा कौन होता है? मान सिंह। मान सिंह क्या होता है? इसे अकबर के दरबार में रहता है और राजपुताना में सबसे ज्यादा अगर विश्वसनीय अकबर का कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? मान सिंह था। इसलिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो मनसब प्राप्त था वो किसको था? मान सिंह होता। इसके बाद में 7000 जात और 7000 सवार का क्या था? मनसब प्राप्त था। और मिर्जा राजा मान सिंह इसने क्या किया था? अकबर के लिए पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था। इसने काबुल, कंधार, बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब क्षेत्र इसको जीत कर दे दिए थे। लेकिन जब ये महाराणा प्रताप के सामने आया तो ये हार गया था उस हल्दी घाटी युद्ध में। तो आप सोच कर देखिए महाराणा प्रताप खुद कितने महान थे। तो ये मिर्जा राजा मान सिंह है, ये किसकी मूर्ति लेकर आया था? शीला माता की लेकर आया था। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असुमिलित हो जाएगा। अगला देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा शीतला माता के बारे में प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगला देखिए। अगला प्रश्न है महामंदिर। एक बार देख लो, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है? यानी कि ये महामंदिर कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। इसके अंदर कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो आपको पता है संत संप्रदाय हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें बहुत सारे ढेरों सारे क्या है उसके अंदर संप्रदाय हैं, जिसमें से आपको पता है एक तो भगवान शिव और एक भगवान विष्णु। इनको मानने वाले, इनका अपने क्या किया था? डिवाइडेशन किया था। भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? नयनार कहलाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को मानने वाले क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं। भगवान विष्णु को मानने वाले 4 संप्रदाय है और भगवान शिव को मानने वाले राजस्थान में 2 से 3 संप्रदाय, जिसमें से पाशुपति या फिर जो लकुली संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ तो कहां पर है? जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है जो कहां पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल या फिर काल भोज ने। वो तो पशुपति या फिर जो लकुली संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ है। लेकिन एक नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ और है जिसका निर्माण करवाया था जो इधर जोधपुर का शासक था, जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह आगे जाकर कालांतर में आसनाथ है इनका गुरु होता है। इनके प्रभाव में आकर ये नाथ संप्रदाय अपना लेता है और अपना नाम भी क्या रख लेता है? माननाथ रखता है। ठीक है, और इसने क्या करवाया था? इस जो नाथ संप्रदाय की पीठ है जिसका क्या नाम है? महामंदिर, इस महामंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके गुरु का नाम था आसनाथ। आसनाथ के 2 पुत्र थे। आसनाथ के 2 पुत्र थे, एक का नाम था लाडूनाथ और एक नाम और था, वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इसके इन दोनों पुत्रों में क्या होता है? जो प्रधान पीठ है इसको लेकर झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के कारण इस झगड़ा को सुलझाने के लिए क्या करते हैं? जो मान सिंह या फिर माननाथ है वो एक नाथ संप्रदाय की और उपपीठ का निर्माण करवाते हैं जो कहलाती है उदय मंदिर पीठ कहलाती है, जो कौन सी जिले में? जोधपुर में। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, उदय मंदिर है न कि उदयपुर जिला है। उदय मंदिर पीठ ये कहां पर बनी है? जो जोधपुर में बनी है। जो किसने बनाई थी? माननाथ ने या फिर मान सिंह ने बनाई थी। तो याद रखना, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है? तो ये कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? नाथ संप्रदाय। अब मैंने आपको एक एक इसकी चीज बता दी है। जो महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ है इसका निर्माण करवाया था तो जो कौन था? महाराजा मान सिंह या फिर माननाथ था। अपने गुरु आसनाथ इनके प्रभाव में आकर यह नाथ संप्रदाय अपनाता है। तो अगला देखिए प्रश्न, ये प्रश्न आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा सा सिंपल सा एक फैक्ट दे रखा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। राम रावण का मेला,
राम रावण का मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? तो इसका याद रखिएगा, राम रावण का जो मेला है वह एक स्थान है जिसका नाम है बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी, और ये बड़ी सादड़ी कौन सी जिले में पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। सादड़ी नाम से 3-4 चीजें मैंने शायद आपको बताया भी था कल परसों की क्लास के अंदर। तो छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, 2 सीधी सादड़ी है। तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर किसका मेला लगता है या फिर किसका मंदिर बना है? राम रावण का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। अब याद रखना, एक जो है ना ये रावण, इस रावण को जो अपना राजस्थान है इसका क्या माना जाता है? पावना माना जाता है। यानी कि ये राजस्थान का क्या था? बटाऊ था, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी, मंदोदरी का जो पीहर था वो कहां पर था? मंडोर में था। और इसीलिए जो मंडोर के अंदर जो एक हिंदू ब्राह्मण है जिसका नाम है ओझा ब्राह्मण, ओझा ब्राह्मण क्या होता है? जब दशहरा आता है तो उस दशहरे के दिन क्या रखते हैं वो? दशहरे के दिन वह शोक सभा रखते हैं रावण की मृत्यु पर, क्योंकि रावण की जब मृत्यु हुई तो ये इसका क्या था? पावना, या फिर इनका यहाँ पर ससुराल था। इसलिए रावण का जो संबंध है वो मंदिर तो कहां पर बना है? इनका जो मंदिर तो मंडोर के अंदर है, लेकिन इनका एक भाई था जिसका नाम था विभीषण, और विभीषण का मंदिर कहां पर है? कोटा के अंदर। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है विभीषण का जो कहां पर बना हुआ है? कोटा में। लेकिन राम रावण का मेला कहां पर आयोजित होता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है गुरुजी, अगला बताइए। अगला है कल्चर के अंदर गुड़ला नृत्य। नृत्य का क्या नाम है? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया जाता है? लास्ट आपका एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, उसके अंदर लोकगीतों में से सीधा प्रश्न पूछा गया था भाई ये नृत्य, इस नृत्य को कौन सा संस्थान क्या देता है? संरक्षण देता है। तो थोड़े से संस्थान आप पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुड़ला नृत्य, इस गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया जाता है? 4 संस्थान है। तो जिसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रूपायन संस्थान। अब आपके मन में प्रश्न आएगा रूपायन संस्थान क्या है, गुड़ला नृत्य क्या है? हालांकि क्लासरूम में तो बहुत डिटेल से बता रखा है, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य क्या होता है? गुड़ला नृत्य जोधपुर का शासक था जिसका नाम था सातल देव। सातल देव ने क्या किया था? अजमेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मल्लू खान, ठीक है, मल्लू खान था, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंदाली या फिर गिंदली। इसका क्या करता है? सातल देव है वो किडनैप कर लेते हैं। उससे पहले सातल देव का भाई था उसका वो किडनैप कर लेते हैं, उसका बदला लेने के लिए बस जो इसकी पुत्री थी उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इसकी जो पुत्री है उसको छुड़ाने के लिए वो मल्लू खान आता है। मल्लू खान इसकी पुत्री को तो नहीं लेकर आता है, लेकिन जोधपुर के अंदर जो गांव के अंदर जैसे प्रवेश करता है तो वहां पर 151 से लेकर 152 महिलाएं वो पानी भर रही थी। इन महिलाओं को वो क्या करता है? एक गिंदाली के बदले इन 152 महिलाओं को वह किडनैप कर कहां पर ले आता है? अजमेर में आता है। तो इस बात की सूचना जब सातल देव के पास में पहुंचती है तो सातल देव अपनी सेना को एकत्रित करते हैं और उसके विरुद्ध क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और उस युद्ध के अंदर क्या होता है? उस युद्ध के अंदर जो घुड़ले खान या जो मल्लू खान था, उस मल्लू खान की क्या होती है? गर्दन काट दी जाती है, और गर्दन काट कर उसकी गर्दन है उसको क्या घुमाया जाता है? जो उन महिलाओं को आजाद कर लेकर आए थे तो इन महिलाओं ने इससे जो मल्लू खान की जो गर्दन थी उसको फुटबॉल बनाकर जोधपुर की गलियों के अंदर घुमाया था, किक मार मार कर। तो इसलिए इनकी याद के अंदर हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है? वर्तमान में तो उसकी जो खोपड़ी है नहीं, तो इसलिए जो मटका होता है इस मटके के अंदर छिद्र कर क्या होता है? उसको जोधपुर की गलियों के अंदर घुमा जाता है। और वो नृत्य कौन सा होता है? गुड़ला नृत्य। और नृत्य का जैसे 2-4 बोल भी है, गुड़ला घुमेला भी घुमेला रे किसन बुडरी रेले से करके कुछ 2-4 बोल है इसके। तो इस नृत्य को कौन सा संस्थान संरक्षण देता है? रूपायन संस्थान, जिसका जो मुख्यालय वो कहां पर बना? बोरुंदा। और बोरुंदा नामक स्थान कहां पर हो जाएगा? ये स्थान हो जाएगा जोधपुर के अंदर। तो ये इसका प्रमुख संस्थान है। तो आ गया होगा समझ में। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कला अकादमी। ये भी सीधा फैक्ट है। राष्ट्रीय कला अकादमी कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कला अकादमी कहां पर स्थित हो जाएगी? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगी। तो ये सीधा राष्ट्रीय आगे थोड़ा सा आप पूरे देश से जोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली में। हालांकि हो सकता है भी राजस्थान का एग्जाम है तो आपके मन में प्रश्न है भाई जयपुर हो सकता है, लेकिन जयपुर नहीं होगा। राष्ट्रीय कला अकादमी कहां पर हो जाएगी? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगी। अगला देखिए, अगला है, हाँ अगला प्रश्न है आभूषण में से, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत सारे आभूषण है। तो निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म कौन सा है? तो असुमिलित आपको युग्म बताना है। असुमिलित युग्म जैसे देखिए तगड़ी नामक आभूषण है। तगड़ी नामक आभूषण ये किसका आभूषण होता है? कमर का आभूषण है। आपको पता है कंदोरा, कंडोरू, कणकती, ठीक है, तगड़ी, ऐसे सारे आभूषण कहाँ के होते हैं? कमर के होते हैं। बाड़ी नामक आभूषण कहाँ का होता है? बाड़ी नामक आभूषण कान का होता है। एक चीज याद रखना, पटवार के अंदर एक प्रश्न पूछा था, बारी नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। लेकिन बाली नाम का आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। और बेण नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? नाक के अंदर। जैसे नथ है, बेण है, उसके बाद में 3-4-5-6 और आभूषण है वो भी कहां पे हो जाएंगे? नाक के हो जाएंगे। लेकिन जो झांझर नामक आभूषण है, झांझर नामक आभूषण ये गले का आभूषण नहीं होता है। झांझर नामक आभूषण तो कहां का होता है? ये तो झांझर नामक आभूषण होता है पैर की कलाई का। पैर की कलाई का कौन सा आभूषण होता है मित्रों? झांझर नामक आभूषण होता है। और झांझर के बारे में तो जो कर्ण ओजला साहब है इन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा है मित्रों कि
कि गेरां दे वेले दे बीच जनकागी आई है, जट दियां दितियां झांझरा। तो ये झांझर नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? वो पैर की कलाई में पहना जाता है। ये कर्ण औजला ने गला फाड़ फाड़ के बोला है मित्रों, जो झांझर नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाएगा? वो तो पैर की कलाई में पहना जाएगा। इसके अंदर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है? इसमें कवि कहना चाहता है कि जो फिजूल खर्ची है झांझर वगैरह की वो आप मत कीजिए। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव के 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? ये एक टॉपिक है रीति रिवाज। रीति रिवाज है, उसके अंदर जो जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, मृत्यु से संबंधित कुछ रीति रिवाज होती है, विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज होती है। तो मानव के 16 संस्कार होते हैं कहते हैं जीवन के अंदर, उसमें से जन्म से पहले कितने संस्कार हो जाते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाए 3 संस्कार। 3 संस्कार है वह जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं। वो आगे क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें डिटेल से बताएंगे। तो मानव के 16 संस्कारों में कितने संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं? 3 संस्कार। ठीक है भाई। अगला किला जिसका नाम है बाला किला। बाला किला का निर्माण किसने करवाया था? बाला ये वो नहीं है अक्षय कुमार वाला बाला, ठीक है, ये बाला अलग है मित्रों, ठीक है। अपना बाला ये क्या है? राजस्थान कल्चर वाला बाला है। तो ये बाला किला है कहां पर? ये बाला किला अलवर के अंदर है। एक बार सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि बाला किला कौन से जिले में स्थित है, तो इसका पहले तो नाम क्या था? अलवर था, लेकिन इसको बाला किला भी उपनाम से जाना जाता है। तो अलवर के अंदर स्थित है। और बाला किला का जो निर्माण है वह किसने कराया था? अलगू राय द्वारा करवाया गया था। अलगू राय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया था? बाला किले का निर्माण करवाया था। ये सीधा सा फैक्ट ही था। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा ठीक है भाई, हस्तकला में से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित हस्तकला एवं उसके प्रसिद्ध क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यानी कि आपको बताना है ये 4 कलाएं दे रखी है, उसमें से एक कौन सी जो कला है वो क्या है? असत्य है। तो अब देखिए सबसे पहली कला कौन सी है? थेवा कला। थेवा कला आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध आपको पता है? ये भी जयपुर की हो जाएगी। अगला है एक फड़ चित्रण आपको पता है वही फड़ चित्रण श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी इसके प्रमुख चित्रकार है। फड़ ये शाहपुरा के अंदर प्रसिद्ध होती है। तो फड़ चित्रण ये भी कहाँ की हो जाएगी? जो शाहपुरा की हो जाएगी। लेकिन जो तारकसी के जेवर है, ये तारकसी के जेवर है, ये कहाँ के प्रसिद्ध नहीं हो जाएंगे? अलवर के प्रसिद्ध नहीं हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तारकसी के जेवर वाला, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित हस्तकला एवं उसके क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तारकसी के जेवर वाला ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये चित्रकला टॉपिक से निम्नलिखित तथ्यों में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही है 1 गलत है। अब इसमें देखिए जोधपुर चित्रशैली अभी राजस्थान की चित्रकला को 4 श्रेणी में डिवाइड कर रखा है। मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और एक कौन सा? मारवाड़ स्कूल। इनकी 4-5 हर एक चित्रशैली की 4-4 5-5 क्या दे रखी है? उपशैलियां भी दे रखी है। तो इस शैलियों का क्या दे रखा है? गोल्डन टाइम पीरियड। भाई कौन सी शैली का किस राजा के काल में गोल्डन टाइम पीरियड था, यानी कि स्वर्णकाल था? तो जोधपुर शैली है, इस जोधपुर शैली का जो गोल्डन टाइम पीरियड है वह राव मालदेव के काल में था। ये बात बिल्कुल सही है। चावंड चित्रशैली ये महाराणा प्रताप के टाइम में स्टार्ट जरूर हुई थी, बट इसका याद रखिएगा जो स्वर्ण काल है वह किसके काल में होता है? जो इनका पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, ये कौन थे? प्रथम थे। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल या फिर इसका गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है। गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है। तो और देवगढ़ चित्रशैली है ये राजसमंद में देवगढ़ स्थान, इसका जो गोल्डन टाइम पीरियड था वह रावल द्वारकादास के टाइम में था। और बीकानेर चित्रशैली का जो गोल्डन टाइम पीरियड था वह महाराजा अनूप सिंह के टाइम में। स्टार्ट हुई थी महाराजा राय सिंह के काल में, लेकिन गोल्डन टाइम पीरियड था महाराजा अनूप सिंह के। तो इसलिए असत्य या फिर सही सुमेलित कौन सा कथन नहीं हो जाएगा? चावंड चित्रशैली महाराणा प्रताप के काल में स्टार्ट हुई थी, बट इसका जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो किसके काल में था? महाराणा अमर सिंह के टाइम में इसका गोल्डन टाइम पीरियड था। और राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वह किसने किया था, या फिर वैज्ञानिक अध्ययन वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। 1916 के अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजपूताना पेंडिक्स ग्रंथ के अंदर। इसलिए राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला भी देख लेंगे भाई, अगला कोई तोप थोड़ी है, अगला भी देख लेंगे। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? यानी कि आपको सीधी सीधी क्या दे रखी है? ये अक्षांश रेखाएं दे रखी है, इनका आपसे जिला पूछा हुआ है, ये जिले कौन से जिले से गुजरती है। अब आपको पता होना चाहिए अक्षांश किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं। इस प्रकार से जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके समांतर इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है इनको तो बोला जाता है अक्षांश। और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके जो लंबवत जो रेखाएं खींची जाती है इस प्रकार से, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है देशांतर। जैसे आपने
जो प्रिंसिपल के स्कूल में आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जब आपकी शिकायत जाती थी और बुलाते थे तो उस टाइम में उनके जो टेबल था उसके ऊपर इस प्रकार का ग्लोब होता था। इस ग्लोब में इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो लाइनें होती थी, तो ये क्या होती है, ये अक्षांश होती है और इनको क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है वो तो अक्षांश कहलाती है और इस प्रकार से रेखाएं होती है वो देशांतर है। तो अब राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार है और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। और राजस्थान से एक प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो याद रखना राजस्थान के अंदर वैसे तो 7.5 से लेकर 7.5 तक अक्षांश गुजरते हैं, लेकिन मुख्य अक्षांश कौन सा गुजरता है? वह मुख्य अक्षांश गुजरता है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री अक्षांश है वह कौन से जिले से गुजरता है? वह बांसवाड़ा जिले से गुजरता है, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ही जिलों से गुजरती है। तो बांसवाड़ा एक तो हो जाएगा। अब आपसे देशांतर रेखा पूछी है, जैसे राजस्थान के अंदर 69 डिग्री से स्टार्ट हो जाए 70 71 72 इस प्रकार से आएंगे 78 तक आ जाएगी। तो याद रखना जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह कौन से जिले से? नागौर जिले से। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। बांसवाड़ा और नागौर नामक जिलों से क्या है? 23.5 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है। ठीक भाई, अगला देखिए। अगला है तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, थोड़ी सी लैंग्वेज है इसलिए आपको लगेगा। 21 जून 2023 को, 21 जून 2023 मतलब अभी पीछे की थोड़ी सी बात है। 21 जून 2023 को राजस्थान के किस स्थान पर सूर्य सीधा चमका था? भाई ऐसा कौन सा स्थान है राजस्थान का 21 जून 2023 को, अभी पीछे के टाइम में जब राजस्थान में सबसे ज्यादा सीधा सूर्य कहां पर चमका था? तो आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से रेखाएं होती है, इसके अंदर जो ऊपर वाली ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, इधर ये 23.5 डिग्री कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। तो सूर्य है, जब कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकता है, सूर्य कब चमकता है? जब योग दिवस होता है 21 जून को। 21 जून को जब इसके ऊपर चमकेगा तो राजस्थान के 2 ही जिले इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा। तो इसके ऊपर क्या गिरेगी? इसकी सीधी किरणें गिरेगी और तिरछी किरणें कहां पर गिरती है? गंगानगर के अंदर गिरती है। तो राजस्थान के अंदर 21 जून 2023 को राजस्थान के किस स्थान पर सूर्य सीधा चमका था? तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर पड़ता है? ये बांसवाड़ा में। एक चीज याद रखना आप, कुशलगढ़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो कर्क रेखा से दक्षिण के अंदर स्थित है, और छींच गांव एकमात्र ऐसा गांव है जो कर्क रेखा के बिल्कुल है ऊपर स्थित है। तो ऐसा कौन सा गांव? छींच गांव। और ऐसी तहसील कौन सी हो जाएगी? कुशलगढ़ तहसील। तो इसके ऊपर क्या होता है? सूर्य की जो किरणें है सीधी चमकी थी। और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वह 2 जिलों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा से और एक कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। तो आ गया होगा समझ में आपको। अगला देखिए, अगला है ये भाई थोड़ा सा आपको हो सकता है जो दिमाग है उसका दही कर दे प्रश्न, क्योंकि उसके अंदर क्या है? चोटियां दे रखी है और चोटियों को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है भाई। बहुत सारी चोटियां, उत्तरी अरावली की अलग है, मध्य अरावली की अलग है, दक्षिणी अरावली की अलग है। हालांकि हो सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ना पूछे डिटेल से, बट फिर भी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम जो आपका पेपर बनाने बैठे हो सकता है जो उसकी लुगाई है उससे लड़कर बैठे, तो उसके बाद जो उसका गुस्सा है वो आप पर निकाल दे, तो ऐसे प्रश्न भी दे दे। तो इसका अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, आरोही किसको बोलते हैं, अवरोही किसको बोलते हैं। ये 2 शब्द आपको बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने याद रखने की कोशिश की। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। एक शब्द आप याद रखना, चढ़ना। एक शब्द होता है चढ़ना। चढ़ने शब्द के अंदर कितने शब्द है? 3 शब्द है, यानी कि चढ़ना क्या हो जाएगा? आरोही। तो चढ़ा जाता है तो कम से ज्यादा की तरफ चढ़ा जाता है भाई, 1 2 3 4 ऐसे चढ़ेंगे, यानी कि घटते से बढ़ता हुआ क्रम कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम होता है। अवरोही के अंदर कितने शब्द है? 4 शब्द है। तो इसको आप लोग याद रख सकते। उतरना, उतरने में क्या होता है? मान लीजिए आप छत के ऊपर हो, तो छत के ऊपर मान लीजिए 15 नंबर पेड़ी, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12 इस प्रकार से क्या होगे? बढ़ते से घटते हुए क्रम में आओगे, बढ़ते से घटते हुए क्रम में आओगे, तो वह कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम। तो इसमें आपको आरोही क्रम पूछा, यानी कि घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो ऐसी चोटियां आप देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत चोटियों की ऊंचाई याद है, जैसे कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। जैसे रघुनाथगढ़ चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ये सिरोही जिले के अंदर है, ये राजसमंद में। अचलगढ़ चोटी है, अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई हो जाएगी अचलगढ़ की, चलो अचलगढ़ छोड़िए एक बारी, सज्जनगढ़, हाँ सज्जनगढ़ की हो जाएगी लगभग 934 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद में अचलगढ़ की हो जाएगी 1381 मीटर। हाँ भाई 1381 मीटर हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके अंदर आपको घटते से बढ़ता हुआ क्रम, इसके अंदर अचलगढ़ है, ये तो स्टार्ट के अंदर सबसे ज्यादा आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सज्जनगढ़ सबसे लास्ट में है। अब आप लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, इसका आपको बढ़ता हुआ क्रम देखना है तो सबसे लास्ट में देखिए सज्जनगढ़, ये सबसे कम है तो ये तो होगा भी नहीं। अब इसमें तीसरा देखिए, इसके अंदर रघुनाथगढ़ है, लेकिन इससे पहले कौन सी है? कुंभलगढ़ और अचलगढ़ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जो चौथा ऑप्शन है, इस चौथे ऑप्शन में कौन सी दे रखी है? लास्ट के अंदर रघुनाथगढ़ दे रखी है, इससे पहले सज्जनगढ़ दे रखी है। सज्जनगढ़ तो 938 है और इसकी 1224 मीटर है, तो ये तो बिल्कुल भी, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अब
यानी कि अब इसका जो सही आंसर है, यानी कि अब जो इसका सही आंसर है वो लगभग कन्फर्म हो गया, वह कौन सा हो जाएगा, वह 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए सज्जनगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। सज्जनगढ़ चोटी की 934 मीटर ऊंचाई है जो उदयपुर में, रघुनाथगढ़ चोटी की 1224 मीटर ऊंचाई है जो राजसमंद में पड़ती है, कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़ चोटी की 1055 मीटर जो किस जिले के अंदर है, सीकर जिले के अंदर स्थित है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। कुंभलगढ़ चोटी है ये 1224 मीटर ऊंचाई जो राजसमंद जिले में है। अचलगढ़ चोटी है इसकी ऊंचाई 1381 मीटर है जो कौन सी जिले के अंदर है, सिरोही जिले में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर वाला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दर्रों से प्रश्न पूछा भाई। दर्रा किसको बोलते हैं, पहाड़ों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है इसको क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है, यानी कि नहीं शब्द आपको दे दिया तो नहीं याद रखना है। तो आपको पता है होना चाहिए, है कि नहीं पता वो तो मेरे को नहीं पता, होना चाहिए आपको। देबारी, देबारी कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कामली घाट, कामली घाट कहाँ पर पड़ता है, ये भी राजसमंद में पड़ता है। और जो हाथीगुड़ा है, हाथीगुड़ा कहां पर पड़ता है, ये हाथीगुड़ा भी राजसमंद में। हाथी दर्रा पूछे वो तो होता है उदयपुर में, लेकिन जब भी आपसे हाथीगुड़ा या फिर हाथी गुफा दर्रा पूछे तो ये कौन से संबंध में हो जाएगा, तो ये मित्रों राजसमंद में हो जाएगा। लेकिन जो जेतवास दर्रा है, ये जेतवास दर्रा कौन से जिले में स्थित नहीं है, ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं हो जाएगा, ये पाली जिले के अंदर स्थित है। इसलिए जेतवास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर शामिल है, नहीं है। तो इसका अगला देखिए, तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में, हाँ आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, ना आया तो सोचने वाली बात है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है गलियाकोट। गलियाकोट में गलियाकोट, ठीक है, गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, नदी पूछिए मित्रों। ये जो गलियाकोट नामक स्थान है वह कौन सी नदी के किनारे है, तो अब आपको पता होना चाहिए जो ये गलियाकोट नामक स्थान है, ये गलियाकोट नामक स्थान कौन से जिले में पड़ता है, यह तो डूंगरपुर नाम का जो जिला है इसके अंदर पड़ता है। और आपको पता है जो दक्षिणी राजस्थान है उसके अंदर एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी राजस्थान में 2 ही जिलों से बहती है, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। ये नदी दक्षिण से शुरू होती है, दक्षिण में समाप्त हो जाती है, उल्टा यू आकार की आकृति बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत सारी इसकी विशेषताएं, आदिवासियों की प्रमुख नदी है। तो इस नदी के किनारे डूंगरपुर के अंदर कौन सा स्थान पड़ता है, गलियाकोट नामक स्थान पड़ता है। ये प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा, माही नदी के किनारे हो जाएगा। गलियां वो नहीं है मित्रों जो आपके गांव के अंदर है, ठीक है, ये गांव की गलियों वाला बंजारा अलग है, ये गलियां अलग है, ये भूगोल की गलियां हैं, कल्चर की गलियां हैं। राजस्थान, अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा स्टेपी तुल्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है इन क्षेत्रों में से जो स्टेपी तुल्य नाम की जो वनस्पति पाई जाती है वहां पर आता है। स्टेपी तुल्य वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसको आप मानसूनी पतझड़ वन भी बोल सकते हो। मानसूनी पतझड़ वन कौन से होते हैं, वह पेड़ पौधे जो अपने पत्ते गिराते हैं वह कौन से होते हैं, पतझड़ वन कहलाते हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा ये, ठीक है भैया आप देख लेना, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है प्रश्न के अंदर, क्योंकि स्टेपी तुल्य वनस्पति एक तो गग्गर प्रदेश में, एक शेखावटी प्रदेश में, एक नागौरी उच्च भूमि में और एक गोडवाड़ प्रदेश में, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। लेकिन हो सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसका क्षेत्र है वो कौन सा, अब देखिए कौन सा नहीं हो सकता, डांग क्षेत्र तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो चंबल वाले क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान का वाला जो माही नदी वाला क्षेत्र है। अब गग्गर और शेखावटी में से आपको ध्यान रखना है। अब गग्गर के अंदर तो 2 ही जिले लेकिन शेखावटी में 3 जिले, इसलिए अपन लोगों को जो सबसे पहले जो प्रायिकता देनी है वो किसको देनी है, शेखावटी को देनी है। कौन सी बाटी को देनी है, चा वाली बाटी नहीं है, शेखावटी बाटी है, ठीक है। ये शेखावटी क्षेत्र में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न ये देखिए भूगोल का, राजस्थान में वालरा कृषि का संबंध है। कौन सी कृषि, वालरा कृषि। राजस्थान की जब कृषि और फसलें पढ़ाई जाती है उसके अंदर पहले मतलब बताया जाता है भी कौन सी कृषि है वो कैसी होती है, क्या इसका प्रकार है। तो एक कृषि है जिसका नाम है स्थानांतरित कृषि, उसी को बोला जाता है जूमिंग कृषि। ये आदिवासियों की क्या कहलाती है, फेवरेट कृषि कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका फेवरेट कोई XYZ जो भी है, उसी प्रकार जो आदिवासी है, इन आदिवासियों का जो फेवरेट जो कृषि होती है वह कौन सी कृषि कहलाती है, वह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। क्योंकि आदिवासी ये जंगलों के अंदर निवास करते हैं, तो जंगलों के अंदर निवास करते हैं तो इनका पर्सनली कोई एक मेल तो होता नहीं है, ये अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो एक स्थान पर इन्होंने 2-4 साल तक कृषि की, उसके बाद उस स्थान को जलाकर फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो उस प्रकार से ये तो स्थानांतरित या फिर जूमिंग कृषि है। लेकिन वालरा कृषि ये क्या होता है, ग्रास या जनजाति के द्वारा,
ग्रासीय जनजाति अब कहां पर निवास करती है, आपको पता होना चाहिए, सिरोही नामक जो जिला है इसके अंदर ग्रासीय जनजाति निवास करती है, और इनका पवित्र स्थान कौन सा है, नक्की झील जो माउंट आबू के अंदर सिरोही में पड़ती है। तो ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, उसी को क्या बोला जाता है, वालरा बोला जाता है। इसलिए वालरा कृषि का संबंध किससे हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, जूमिंग कृषि। ठीक है, कौन सा, जूमिंग कृषि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ, आगे बता देंगे आपको, आप तो टेंशन मत लो। एक बार आप एग्री हब से जुड़ गए मित्रों, तब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी टेंशन हम किन की, हमारी टेंशन है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता से, राजस्थान की किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसी नालियां कहां पर पाई जाती है जहां पर लकड़ी की नालियां पाई गई है राजस्थान की सभ्यता में। राजस्थान के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं पाई जाती है, राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उसमें से लकड़ी की नालियां हैं, वो कौन सी सभ्यता में पाई जाती है, वह कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं, 7 अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है, लकड़ी की नालियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसकी अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, बहुत सारी इसकी सैकड़ों विशेषताएं। लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रश्न क्या है, लाइटली पूछेंगे, और इसके अंदर भी टेस्ट में भी सीधा प्रश्न है, लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। और कालीबंगा तो कौन से गढ़ में पड़ती है, ये तो अपने प्यारे से हनुमानगढ़ में पड़ती है सभ्यता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौहानों की, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वह कौन सी मानी जाती है, यानी कि राजस्थान के जितने भी राजवंश, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ वालों की तो 8-9 राजधानियां थी, मारवाड़ वालों की 4 थी, ढूंढाड़ वालों की 3-4 थी। उसी प्रकार चौहानों की जो राजधानी है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राजधानियां बनाई थी। ठीक है, तो चौहानों की जो स्टार्ट के अंदर राजधानी बनी थी उसका क्या नाम था, अहिछत्रपुर। और ये अहिछत्रपुर तो कौन से गौर में पड़ता है, ये तो अपने नागौर में पड़ता है, ये तो अपने नागौर में। तो ये चौहानों की जो स्टार्ट के अंदर राजधानी है वह कौन सा पुर हो जाएगा, ये अहिछत्रपुर, इसको चौहानों की स्टार्ट के अंदर राजधानी बनाया जाता है। आगे जाकर वो अजमेर भी बनी थी, आगे जाकर अलग अलग प्रकार की बनती है, वो आगे बताएंगे, आगे की बात है, आगे ठीक है, लगती है अच्छी। अब है राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों में से, राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध है जिसका नाम खानवा का युद्ध। इसमें आमेर के, याद रखना, आमेर के किस शासक ने पाती परवण प्रथा, बाटी नहीं है मित्रों, पाती है, पाती परवण प्रथा के तहत राणा सांगा का साथ दिया था। आपको पता है एक शासक था जिसका नाम था बाबर। बाबर ने राजस्थान के अंदर सब जो अटैक किया था वो राणा सांगा पर किया था, जिसके अंदर राजस्थान में सबसे पहले जो तोप खाने का इस्तेमाल है, तोप खाने का इस्तेमाल हुआ था इस खानवा के युद्ध में, और भारत में सबसे पहले हुआ था पानीपत के युद्ध के अंदर। तो बाबर ने, जब बाबर के सैनिक लड़ने को तैयार नहीं होते तो वह धर्म जिहाद का नारा देता है। तो उसी प्रकार जो राजस्थान के जो सैनिक है, ये राजस्थान के जो शासक था राणा सांगा, ये क्या करता है, राजपुताना के जितने भी राजा थे इनको बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा करता है, और इनको एक प्रथा के तहत बुलाता है, जिस प्रथा का क्या नाम है, पाती परवण प्रथा। पाती परवण प्रथा के तहत क्या होता है, सारे राजपुताना के जितने भी राजा है एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जिसके खिलाफ में अटैक करना होता है उसके खिलाफ क्या करते हैं, अटैक करते हैं। क्योंकि राणा सांगा ने आसपास के राज्यों के साथ में बनाकर रखी थी, विदेशी आक्रमणकारी थे उनके साथ में इसकी नहीं बनती थी, लेकिन जो राजस्थान के राजा थे इनके साथ में, इसलिए राणा सांगा के कहने पर एक कॉल की थी, इन्होंने एक मैसेज किया था ग्रुप के अंदर, सारे के सारे राजा अपने सेना लेकर आ गए थे। तो राणा सांगा ने किसने साथ दिया था, तो इनका जो आमेर से आया था जिसका नाम था पृथ्वीराज कच्छवा, ये कौन था, पृथ्वीराज कच्छवाहा, इसने इनका साथ दिया था आमेर से। मित्रों इसका याद रखिएगा, अमरीश पुरी नहीं हो जाएगा, अमरीश पुरी तो कौन था, गदर वन में था, गदर वन में था, तो गदर वन हो जाएगा। अब इसका याद रखिए अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जी को क्या कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था भूप सिंह, भूप सिंह इनका मूल नाम था। और राजस्थान का या फिर भारत का सबसे लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाला आंदोलन था जिसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से लेकर 1941-42 तक लगभग चला था, 43-44 साल तक है। तो उसके अंदर जो दूसरा चरण होता है, ये 3 चरणों में होता है कि बिजोलिया आंदोलन, दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और इनके नेतृत्व के अंदर ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पॉपुलर होता है, पूरे भारतवर्ष के सामने आता है। तो विजय सिंह पथिक को क्या माना जाता है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है, और उसके बाद चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है, आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। इसलिए चीजें साथ में जोड़कर याद रखा करो, जोड़ने से क्या हो जाता है, जोड़ सही हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है,
मैं सरकार की नौकरी करूंगा, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा। उपयुक्त कथन कौन से सूरवीर का या फिर कौन से महान क्रांतिकारी का ये कथन है कि मैं अगर सरकार की नौकरी करूंगा तो भारत में से अंग्रेजों को बाहर कौन खदेड़ेगा। तो ऐसे हमारे राजस्थान के महान जो सूरवीर या फिर क्रांतिकारी, उनका क्या नाम था, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, चोमू का इनको जिला कलेक्टर बनाया जा रहा था, इन्होंने कहा था ठीक है मैं चोमू का जिला कलेक्टर नहीं बनूंगा, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालूंगा। अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करने लग गया तो अंग्रेजों को भारत से बाहर है कौन निकालेगा। तो इसलिए अर्जुन लाल सेठी है वो क्या करते हैं, फिर इधर जयपुर के अंदर एक विद्यालय खोलते हैं और उस विद्यालय के अंदर क्या होता है, उसके विद्यालय के अंदर क्रांतिकारियों को एडमिशन दिया जाता है और उस विद्यालय में ए से एप्पल नहीं पढ़ाया जाता है, ए फॉर असला पढ़ाया जाता है, बी फॉर बंदूक पढ़ाया जाता है मित्रों। तो ऐसा विद्यालय किसने खोला था, अर्जुन लाल सेठी को खोला था। इसलिए राजस्थान के जितने भी क्रांतिकारी थे इनका गुरु किसे माना जाता है, अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन है वो एक एक करके डिटेल से पढ़ लिए। मैं आशा व उम्मीद करता हूं सभी को ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और वास्तव में जो भूचाल टेस्ट सीरीज है वो क्या है, भूचाल लेकर आ रही है और आपको जो आपकी एग्जाम है उसके अंदर बहुत ज्यादा मदद है मिल रही है। इसलिए इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप अपना प्यार है वो हमारे प्रति बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राम राम।